हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर यानी कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हमने 2 लेक्चर को कवर कर लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में दिया हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को मापने वाले स्थिरांक को वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक कहते हैं। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो वो कितनी स्पीड से हो रही है उसको मापने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे ही वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे नोट में दिया हुआ है कि यह स्थिरांक उस दर को व्यक्त करता है जिस पर अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं। यानी कि यह उस दर को बताता है जब अभिकारक जो होता है वह उत्पाद में बदल रहा होता है। ठीक है, अब माना कि अभिक्रिया निम्नलिखित है, यानी कि ए अभिकारक है और कोई उत्पाद बन रहा है। ठीक है, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है यानी कि T=0, T=0 का यही मतलब हुआ कि अभी जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभिकारक जो है वो स्मॉल a है और उत्पाद 0 है। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है तो उत्पाद कहाँ से बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे उत्पाद 0 हो जाएगा। अब T समय पश्चात यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया होता है तो X प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यानी कि कुछ प्रोडक्ट बन जाता है तो अभिकारक कितना बचा, A-X। यह वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आप किसी को वो 10 रुपये देने वाले हैं, लेकिन अगर अभी आप दिए नहीं हैं तो आपके पूरे 10 रुपये हैं, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ रुपए किसी को दे देते हैं तो आपको कितने पैसे बचे, वो उसको घटाएंगे ही ना। वैसे ही ये भी है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अभिक्रिया का दर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभिक्रिया के दर को कैसे व्यक्त करते हैं, dx/dt। तो वो वही लिखा हुआ है नीचे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ये जो अभिक्रिया का दर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के कंसंट्रेशन पे यानी कि ए के सांद्रता पे, या फिर आप लोग कहेंगे कि dx/dt = Ka। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, वेग स्थिरांक है, आप लोग अभी ऊपर पढ़े ही हैं। ठीक है, अब माना कि एक सामान्य अभिक्रिया निम्न है और वो सामान्य अभिक्रिया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अतः अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण जो होगा dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴x और b⁴y, जहाँ पे x और y क्या है, स्टाइकियोमेट्री गुणांक। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये क्या होता है, तो ये मोलों की संख्या ही होती है। यानी कि यहाँ पे ये x और y जो है ये मोलों का संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे A, B, C और D जो दिया है ये भी मोलों की संख्या ही है, यानी कि आप लोग इसे भी स्टाइकियोमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि x तथा y जो है वो समान या भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग अपने कॉपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग जब ऊपर देख रहे थे, पढ़ रहे थे, यानी कि ये जो हो जाएगा इसके योग को ही हम अपना कहेंगे कोटि। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण में शामिल अभिकारकों के गुणांकों यानी कि घातों का योग होता है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देखेंगे, हो जाएगा dx/dt = Ka⁴n। ठीक है, जहाँ पे n क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि। उदाहरण के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो H2 + Cl2 और ये हो रहा है सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया। ठीक है, तो बन जा रहा है 2HCl और इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 0। ये कैसे होगा, ये प्रयोग द्वारा पता किया गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2N2O5 और ये क्या बन रहा है, 4NO2 + O2 और इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है। ये भी प्रयोग द्वारा ही निकाला गया है। ठीक है,
अब हम देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि कितने अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, वो अभिक्रिया की आणविकता होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे NH4 + NO2 और यहाँ पे रिएक्शन हुआ है और इसकी आणविकता कितनी है, 1। ऐसे आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो लेफ्ट साइड में अभिक्रिया की कोटि लिखे हैं और राइट साइड में अभिक्रिया की आणविकता। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे दिया हुआ है, अभिक्रिया की कोटि जो होता है सदैव प्रयोग से निर्धारित होता है, यानी कि बिना प्रयोग किए हम लोग अपने अभिक्रिया का कोटि नहीं बता सकेंगे। लेकिन वहीं पे अभिक्रिया की आणविकता जो होती है प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणु की मोलों की संख्या होती है। ठीक है, यानी कि आणविकता याद करने के लिए हमें प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है शून्य हो सकती है, यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य हो सकती है। आगे आप लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, लेकिन जो आणविकता होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्नात्मक हो सकती है। भिन्नात्मक का यहाँ पे मतलब है कि 3/4, 1/2, मतलब कि ऐसे हो सकता है, रेशनल नंबर में हो सकता है। ठीक है, और जो आणविकता होती है कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता समान या अलग हो सकते हैं। यानी कि अभिक्रिया की कोटि या तो समान हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।